पिछले चंद हफ्तों में बिटकॉइन ने जो किया उसने पूरे मार्केट को हिला के रख दिया। ऑल टाइम हाई से गिरावट, फिर अचानक एक दिन में तेजी से क्रैश और फिर डेटा सामने आने पर पता चला कि कहानी बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसे लोग इमोशनली इसको समझ रहे थे। किसी ने कहा कि हांगकांग फंड ब्लो अप हो गया, तो किसी ने कहा कि कैरी ट्रीट अनवाइंड हुआ और किसी ने कहा कि वेल ने इसको डंप किया। लेकिन जब हम ETF फ्लोस, ऑप्शन डेटा, फ्यूचर बेसिस और इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग को डिटेल से डिग आउट करते हैं तो एक शॉकिंग रियलिटी सामने आती है कि बिटकॉइन किसी एक वजह से नहीं गिरा, ये पूरा सिस्टम के साथ रिएक्ट करके कोऑर्डिनेटेड अटैक की वजह से गिरा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये वन टाइम इवेंट नहीं था, अब ये बिटकॉइन की एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। आज की वीडियो में आपको मैं ये सिंपल अल्फाज में समझाऊंगा कि एक्चुअली क्रैश हुआ कैसे, किसने इस इवेंट को ट्रिगर किया और किसने इसे फिर एम्पलीफाई किया, और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये नेक्स्ट बुलिश मूव की फाउंडेशन कैसे बन सकता है और किस तरह ये अपसाइड रैली का एक रीजन भी बन सकता है। अगर आप मार्केट को इमोशनल नहीं डेटा ड्रिवन समझना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखना आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी है। मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं द ब्लैक इकोनॉमिस्ट, और एज यूजुअल आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर और दिस वीडियो इज जस्ट एजुकेशनल कंटेंट के गिव यू अ रियल इनसाइट व्हाई द मार्केट इज क्रैशिंग। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम आते हैं कि लास्ट वीक एक्चुअली हुआ क्या था। प्राइस धीरे धीरे स्लाइड कर रही थी और फिर एक दिन में सडन क्रैश आ गया। इस क्रैश को स्टेटिस्टिकल टर्म में इतना रेयर माना गया कि एनालिस्ट ने इसे 3.5 सिग्मा इवेंट कहा, यानी हिस्टोरिकली बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है इस तरह के इवेंट की हैपनिंग की। ये सिर्फ एक नॉर्मल डिप नहीं था, ये एक सिस्टम लेवल का शॉक था। सब लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे कि क्या बिटकॉइन डेड हो गया या ये सिर्फ एक टेम्परेरी पैनिक है। इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा सा नंबर देखने पड़ेंगे, ना कि हम उसका सरफेस लेवल नैरेटिव नहीं देखेंगे। हम डीप डाइव करेंगे, फिर हमें समझ आएगा कि ये एक्चुअली हुआ क्या था। क्रैश वाले दिन एक अजीब चीज़ हुई, बिटकॉइन ETF का ट्रेडिंग वॉल्यूम रिकॉर्ड लेवल पे चला गया। ऑप्शन एक्टिविटी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई और ज्यादा बिट्स डाउन साइड पर लग रहे थे। कुछ इन्वेस्टर को पता था कि कुछ होने वाला है और यहाँ तक तो सब नॉर्मल भी लगता है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है कि इतनी बड़ी ड्रॉडाउन के बाद एक्सपेक्टेड था कि इन्वेस्टर पैसा निकाल ले, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट हमने देखा। मार्केट क्रैश के फौरन बाद ETF में नए इनफ्लो आने शुरू हुए, नए शेयर्स क्रिएट हुए और नेट बाइंग पॉजिटिव हो गई, यानी सेलिंग भी रिकॉर्ड लेवल पर, वॉल्यूम भी रिकॉर्ड लेवल पर और पैसा सिस्टम में अभी वापस आना शुरू भी हो गया। ये एक कंट्रडिक्शन था। ये कंट्रडिक्शन समझना ही इस पूरी स्टोरी की असल की है और इसको अब हम समझते हैं। एक्चुअली मार्केट न्यूज़ से नहीं पोजीशनिंग से मूव करती है। ज़्यादा लोग समझते हैं कि प्राइस न्यूज़ से मूव करती है, हेडलाइन आती है, लोग रिएक्ट करते हैं और प्राइस गिरती या बढ़ जाती है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल भी ऐसी तरह नहीं है। मार्केट प्राइस मूव करती है पोजीशनिंग से, लेवरेज से, हेजिंग से और फोर्स सेलिंग से। और जब से बिटकॉइन ETF के थ्रू इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो का हिस्सा बन चुका है, ये अब आइसोलेटेड क्रिप्टो एसेट नहीं रहा। अब ये एक टेक स्टॉक के साथ एक पोर्टफोलियो में बिल्कुल कोरिलेटेड एसेट है। सेम रिस्क मैनेजर के अंडर ये पोर्टफोलियो में पड़ा होता है, सेम मार्जिन रूल जो ट्रेडिशनल फाइनेंस में होते हैं वही फॉलो करता है। यानी अगर पोर्टफोलियो में कहीं और फायर लगे तो बिटकॉइन उसका हिस्सा बन जाता है और बिटकॉइन उसी पोर्टफोलियो की रिस्क की वजह से भी गिरना शुरू कर देता है। इस क्रैश को समझने के लिए आपको 3 लेयर में इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो फर्स्ट लेयर है वो है ट्रिगर, यानी पोर्टफोलियो लेवल की फोर्स सेलिंग। बिटकॉइन इसलिए नहीं गिरा कि बिटकॉइन में प्रॉब्लम थी, वो इसलिए गिरा क्योंकि जिस पोर्टफोलियो में वो पड़ा था वहाँ बाकी एसेट भी गिर रहे थे। तो रिस्क मैनेजर ने ऑर्डर दिया कि जो भी रिस्की है सब सेल कर दो। यानी उस दौरान टेक स्टॉक भी सेल हो रहे थे, सॉफ्टवेयर इक्विटी भी सेल हो रहे थे और उनके साथ चूँकि बिटकॉइन भी मौजूद था तो उस पर भी सेल बटन लग गया। आप इसको बिल्कुल ऐसे ही समझे कि अगर फाइल कैबिनेट गिर जाए तो अंदर के सारे डॉक्यूमेंट्स और बुक खुद ही गिर जाते हैं, चाहे
उन्हीं के अपनी कोई इसकी प्रॉब्लम ना हो। दूसरा लेयर है एक्सेलरेंट, यानी हेज फंड और बेसिस ट्रेड अनवाइंड। वॉल स्ट्रीट पे एक पॉपुलर ट्रेड होता है जिसे बेस ट्रेड कहा जाता है, जिसमें होता यह है कि आप ETF खरीदते हैं, फ्यूचर को शॉर्ट करते हैं और इसके जो बीच में स्प्रेड है आप इसको कमाते हैं। ये एक डायरेक्शनल बेट नहीं होती, सिर्फ ये एक आर्बिट्राज होती है जो कि वो थोड़ी सी मार्जिन के लिए आप इस ट्रेड को खोलते हैं। लेकिन जब रिस्क मैनेजर को बोला जाता है कि एक्सपोजर कम करो तो ये हेज पोजीशन भी अनवाइंड होना खुद ही शुरू हो जाते हैं। और जब $1 बिलियन ट्रेड एक साथ अनवाइंड होते हैं तो सेलिंग एक स्नोबॉल बन जाती है। और ऊपर से बैंक ने भी स्ट्रक्चर प्रोडक्ट बनाए हुए हैं जहां प्राइस एक लेवल से नीचे जाए तो डीलर को फोर्स सेलिंग करनी पड़ती है, यानी कि प्राइस गिरती है, डीलर सेल करते हैं और प्राइस और गिरती है और फिर और सेलिंग होती है और ये एक फीडबैक लूप बन जाता है जो कि एक फोर्सफुली सेलिंग के सूरत में हमें नज़र आता है। तीसरा लेयर है डीलर मैकेनिक्स, यानी फाइनेंशियल सिस्टम की प्लम्बिंग का मसला। ये रीसेंट क्रैश इतना फास्ट था कि मार्केट मेकर को वो शेयर भी सेल करने पड़े जो टेक्निकली उनके पास मौजूद ही नहीं थे। इसका रिजल्ट ये निकला कि सिस्टम में नए ETF यूनिट क्रिएट हो गए और फिर नेक्स्ट डे पे रियल बाइंग ने डिप बाय की। इसलिए क्रैश के बावजूद नेट इनफ्लो पॉजिटिव देखने को मिली। ये बुलिश बाइंग नहीं थी, ये सिस्टम की प्लम्बिंग का एक रिएक्शन था। फिर नेक्स्ट दिन बिटकॉइन बाउंस हुआ और फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट वापस बिल्ड होना शुरू हो गया। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि ट्रेडिशनल फाइनेंस ने बिटकॉइन को ब्रेक किया और वही सिस्टम ने उसे वापस असेंबल भी कर दिया। ज़्यादातर लोग इस इवेंट को देखकर डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि बिटकॉइन एक फ्रिजिलिटी के एसेट में आ गया है और इसमें ये फ्रिजाइल हो गया है। लेकिन अगर आप डेटा देखें तो आपको बिल्कुल अपोजिट सिनारियो नज़र आता है। सेम सिस्टम जो डाउन साइड क्रैश क्रिएट करता है वो अपसाइड एक्सप्लोजन भी क्रिएट कर सकता है। जिस तरह के ये गिरा इसी तरह के ये ऊपर भी जा सकता है। ETF फ्लोस, ऑप्शन हेजिंग और इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग, ये तीनों ये चीज़ के मेजर रिस्पॉन्सिबल थे और ये सब जब रिवर्स डायरेक्शन में भी काम करेंगे तो मूव और ज़्यादा एग्रेसिवली ऊपर की तरफ भी होगा। यानी जो मैकेनिज़्म क्रैश का सबब बना और हमने हिस्टोरिकल क्रैश देखा, वही मैकेनिक्स फ्यूचर में रैली का भी फ्यूल बन सकते हैं और अभी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल से नीचे जाए। इसका मतलब ये है कि ये जो जिस मैकेनिक्स ने इस मार्केट को नीचे ड्रैग किया तो अब मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह इसका एक लेयर हम ऊपर साइड पे भी दे सकते हैं और वो भी सेम अनएक्सपेक्टेड रैली होगी जैसे कि हमने डाउन साइड पे देखी। अब इन सब डेटा ड्रिवन एनालिसिस में हमारे लिए इसमें क्या लेसन है और हमें आगे क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जैसे मार्केट में लोग जो अपने आप को बड़े इन्फ्लुएंसर कहते हैं वो भी इस रैली की वजह से काफ़ी पैनिक में आए और उन्होंने भी यही कहा कि बिटकॉइन ख़त्म हो गया है और अब बिटकॉइन का कोई फ्यूचर नहीं है। जो लोग बिटकॉइन को सिर्फ क्रिप्टो समझते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। असल में रियलिटी अब ये है कि अब ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का एक पार्ट बन चुका है। इंस्टीट्यूशनल मनी इसे इंटीग्रेट कर चुकी है, रेगुलेशन वर्ल्ड लेवल पर इवॉल्व हो रही है। यानी आने वाले सालों में मैं आम इन्वेस्टर जैसे हम जैसे इन्वेस्टर को मैं एक एडवाइस देखूंगा कि आपने सिर्फ प्राइस नहीं स्ट्रक्चर को समझना होगा, तब जाके आप इसमें पैसे कमाएंगे। सिर्फ आपने न्यूज़ को नहीं फॉलो करना वरना आप कंफ्यूज ही रहेंगे। आपने ट्रेडिशनल फाइनेंस को फॉलो करना है कि उसमें क्या हो रहा है और उस पर हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम अपडेट देंगे। हमारे फेसबुक लिंक भी है, उस पर भी हम आपके साथ आएंगे। तो ये सारा और हम अपने एक कोर्स भी इसके लिए बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपके लिए इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये फाइनेंशियल सिस्टम की जो मैकेनिक्स है ये समझ आ जाए और फिर आप पैनिक ना हो। आप अपने जैसे वो अपने आप को पोजीशन करते हैं इसी तरह आप भी अपने आप को पोजीशन करें। अब हम देखेंगे कि इस इवेंट का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। इस क्रैश में कोई एक्सचेंज हैक नहीं हुआ था, कोई फ्रॉड भी नहीं हुआ था और कोई एक सिंगल विलन भी नहीं था जो इस पूरे क्रैश के पीछे था। सिर्फ सिस्टम की मैकेनिक्स काम कर रही थी और सबसे पावरफुल सिग्नल ये था कि लॉन्ग टर्म होल्डर ने सेल नहीं किया बल्कि मज़ीद बाइंग स्टार्ट कर दी। तो डिमांड स्टिल बिल्ड हो रही है, इंस्टीट्यूशन अभी तक अकोमुलेट कर रहे हैं, ट्रेजरी कंपनीज एंट्री ले रहे हैं और ग्लोबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट
टोटली इम्प्रूव हो रही है, यानी मैक्रो स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को, ट्रेडिशनल फाइनेंस ने अपने आप को पोजीशन किया और वीक हैंड से स्ट्रांग हैंड की तरफ जो है ना बिटकॉइन चला गया। इस पूरी स्टोरी से 3 बातें आपको याद रखनी चाहिए। बिटकॉइन का क्रैश किसी एक एंटिटी की वजह से नहीं हुआ था, सिस्टम लेवल इवेंट था। क्रैश के 3 लेयर से बना हुआ एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था, जिसमें पहले पोर्टफोलियो सीलिंग हुई, फिर हेज अनवाइंड हुआ और फिर डीलिंग हेजिंग कैस्केड इवेंट स्टार्ट हुआ। यानी मैकेनिक्स नेक्स्ट बुलिश मूव भी इसी तरह ड्राइव कर सकते हैं और यही प्लेयर इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, पुराने इंडिकेटर अब शायद काम ना करें। अब बिटकॉइन ग्लोबल लिक्विडिटी एसेट का एक हिस्सा बन चुका है, इंस्टीट्यूशनल बैलेंस शीट का भी हिस्सा बन चुका है और फाइनेंशियल प्लम्बिंग का एक इंटीग्रल कंपोनेंट इस वक्त बिटकॉइन है। और जब नेक्स्ट मूव आएगा और वो भी बगैर वार्निंग के आएगा, बिल्कुल क्रैश की तरह, आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और बिटकॉइन ऊपर ही चलता जाएगा। अगर आप बिटकॉइन को सिर्फ प्राइस चार्ट से समझ रहे हैं तो आप आधी स्टोरी इस वक्त देख रहे हैं। अगर आप सिस्टम को समझना चाहते हैं तो आप फ्यूचर मूव्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जब तक आप इसको एंटिसिपेट नहीं करेंगे। और इसके लिए हम आपके साथ हैं। हमने हर वीडियो में आपको बताना है कि सिस्टम में क्या हो रहा है और किस तरह ये स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से ये क्रैश अकोमुलेशन था या फिर एक डेंजर साइन। और अगर आप ब्लॉकॉनमस पर ऐसी डीप डाइव और रियल वर्ल्ड ग्लोबल लेवल क्रिप्टो इनसाइट चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी कुछ फीडबैक मिले। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि बिटकॉइन 2030 या 2040 में कहाँ पे जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।